नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट की नई सीरीज, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, साइंस, कंप्यूटर एवं मैथ्स रीजनिंग के कुछ काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न है, माउंटबेटन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कथन दिए गए हैं, दोनों डोमिनियन सीमा विवादों के बारे में अपने आप फैसला करेंगे। दूसरा कथन है, यह दोनों डोमिनियन को तय करना तथा कि वे ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के साथ व एक दूसरे के साथ क्या संबंध रखेंगे। तीसरा कथन दिया गया है, देश को दो डोमिनियन यानी भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया जाएगा। चौथा कथन दिया है, इसे 3 जून 1947 को अपनाया गया था। तो यह डेट तो दोस्तों सबसे पहले याद रखिएगा, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना को अपनाया गया था। लेकिन प्रश्न में पूछा गया है असत्य कथन, तो इसका सही जवाब होगा दोनों डोमिनियन सीमा विवादों के बारे में अपने आप फैसला करेंगे, जो कि ऐसा नहीं है। इसके अलावा है, यह दो डोमिनियन को तय करना था कि वह ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के साथ रहेंगे या एक दूसरे के साथ क्या संबंध रखेंगे। देश को दो डोमिनियन यानी भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया जाएगा और इसे 3 जून 1947 को अपनाया गया था। तो कथन बी, सी और डी माउंटबेटन के बारे में सत्य है, लेकिन प्रश्न में असत्य पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सैलाना द्वीप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं, ओरछा, ओमकालेश्वर, मांडू या पन्ना। तो ऑप्शन चारों मध्य प्रदेश से दिए गए हैं। और याद रखिएगा, सैलाना द्वीप ओमकालेश्वर में स्थित है। ओमकालेश्वर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। और सैलाना द्वीप एक नर्मदा नदी पर स्थित एक द्वीप है, जो कि लगभग 5 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है और 3 तरफ से नर्मदा नदी से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है, भीम बेटिका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप सभी जानते हैं, भीम बेटिका एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और यह रॉक शेल्टर के लिए विश्व प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा, भीम बेटिका यूनेस्को की सूची में भी शामिल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मेघालय के जयंतिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, जयंतिया जनजाति मेघालय की के द्वारा बहदीन खलम त्योहार मनाया जाता है। और इसके अलावा याद रखिएगा, यह त्योहार पन्नार जनजाति द्वारा भी मनाया जाता है, जो कि जुलाई माह में मुख्य रूप से आयोजित किया जाता है, बहदीन खलम। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहे तेजस्विन शंकर किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा, तेजस्विन शंकर एक एथलीट हैं, जो कि हाई जंप के लिए जाने जाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स। और याद रखिएगा, तेजस्विन शंकर ने 2022 के बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक जीता था और 2018 में इन्होंने 2.29 मीटर ऊंची कूद में नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन दिए गए हैं, मुस्लिम लीग जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया था। तो पहले ही कथन असत्य है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी। ढाका वर्तमान बांग्लादेश में है। लीग ने बंगाल के विभाजन का विरोध किया था, यह कथन भी सत्य है। इसने मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की थी, तो यह कथन भी सत्य है। तो पहला कथन गलत है, मुस्लिम जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया था, तो यह कथन असत्य है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, रुपए से संबंध में गलत कथन चुनिए। ऑप्शन है, रुपए सभी भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की सुविधा प्रदान करता है, यह कथन सत्य है। 26 मार्च 2012 में इसे लॉन्च किया गया था, यह कथन भी सत्य है। इसे आरबीआई द्वारा लॉन्च किया गया था, यह कथन इसका गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। याद रखिएगा, रुपए के लिए भारतीय वित्तीय भुगतान निगम द्वारा लॉन्च किया गया था, ना कि आरबीआई द्वारा। और चौथा कथन दिया है, यह एक भारतीय बहुराष्ट्रीय वित्तीय सेवा और भुगतान सेवा है, तो यह कथन भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, क्योंकि गलत कथन पूछा गया था।
इसे आरबीआई नहीं, भारतीय वित्तीय भुगतान निगम द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर की थी? इसका सही जवाब होगा सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। और याद रखिएगा, इससे यह प्रश्न पूछा जाता है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो इनका नाम याद रखिएगा, लाला हरदयाल ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक देश है? तो दोस्तों काफी बार पहले पूछा जा चुका है यह प्रश्न। और याद रखिएगा, कच्चे उत्पादन में विश्व का 75% हिस्सा चीन में उत्पादन होता है रेशम का। और निर्यात की अगर बात की जाए तो विश्व के कुल रेशम निर्यात में चीन का हिस्सा 90% है। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का सीमांकन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों याद रखिएगा, सर सिरिल रैडक्लिफ द्वारा 17 अगस्त 1947, डेट याद रखिएगा, 17 अगस्त 1947 को रैडक्लिफ या सर सिरिल रैडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा निर्धारित की थी। और याद रखिएगा, इस अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को रैडक्लिफ रेखा के ही नाम से जाना जाता है। इसके अलावा याद रखिएगा, भारत बांग्लादेश सीमा रेखा को भी रैडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। मैजिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। मैकमोहन रेखा भारत चाइना या भारत चीन रेखा को कहा जाता है। और डूरंड रेखा भारत एवं अफगानिस्तान, इसके अलावा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को भी डूरंड रेखा कहा जाता है। अगर बात की जाए भारत अफगानिस्तान की, तो 106 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है भारत और अफगानिस्तान के बीच, जिसे डूरंड रेखा कहा जाता है। इस प्रश्न से इतने पॉइंट से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अंबुबाची मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, अंबुबाची मेला असम राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। इसके अलावा याद रखिएगा, एक प्रश्न आता है, उत्तर भारत का या पूर्व उत्तर भारत का कुंभ किसे कहा जाता है? तो अंबुबाची इसी मेले को कहा जाता है। और अगर पूछा जाए असम में कहां मनाया जाता है, तो याद रखिएगा, कामाख्या देवी मंदिर में अंबुबाची मेला मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों काफी कॉमन प्रश्न है और पहले कई एग्जाम से पूछा जा चुका है। याद रखिएगा, हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में। अगला प्रश्न है, वह कौन से रसायन होते हैं जिन्हें खरपतवारों को मारने के लिए छिड़का जाता है? तो काफी कॉमन सेंस का प्रश्न है, उसे खरपतवार नाशी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। खरपतवार नाशी वह रसायन होते हैं जिन्हें खरपतवार को मारने के लिए छिड़का जाता है। अगला प्रश्न है, एक्सोस्केलेटन में मौजूद होता है। ऑप्शन है पटक्रमी, एनेलिडा, आर्थ्रोपोड्स या मोलस्क। तो इसका सही जवाब होगा आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स दोस्तों वह जीव होते हैं या उस संघ के जीव होते हैं जैसे बिच्छू, केकड़ा इत्यादि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य कवक है? इसका सही जवाब होगा अगरिकस। अगरिकस दोस्तों एक तरह का मशरूम होता है और आप सभी जानते हैं मशरूम कवक ही होता है जो कि खाने योग्य होता है। तो याद रखिएगा, अगरिकस इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम है? ऑप्शन है भेल, स्तनधारी, उभयचर या सरीसृप। तो याद रखिएगा, भेल, स्तनधारी एवं उभयचर यह तीनों एक ही संघ के जीव हैं, लेकिन सरीसृप एक अलग संघ के जीव होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। सरीसृप होते हैं रेंगने वाले जीव, सांप, छिपकली आदि। अगला प्रश्न है, बिजली के माध्यम से किसी अन्य सामग्री पर किसी वांछित धातु की एक परत जमा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं या क्या कहलाती है? तो बिजली के माध्यम से पूछा गया है, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा विद्युत लेपन। क्योंकि वेल्डिंग गैस एवं बिजली आदि कई स्रोत से होती है। मिश्र धातु अलग चीज है, गैल्वेनाइजेशन में तो जस्ते की परत चढ़ाई जाती है लोहे पर, लेकिन विद्युत लेपन में एक परत को दूसरी परत से जोड़ा जाता है बिजली के माध्यम से। अगला प्रश्न है, आकर्षण बल निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम होता है? तो आप सभी जानते हैं ठोस में आकर्षण बल सर्वाधिक होता है, क्योंकि उनके एटम्स के बीच में स्पेस सबसे कम होता है। ठोस के बाद होता है तरल में और तरल के बाद होता है सबसे कम गैस में। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है
किससे संबंधित है? ऑप्शन है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी, ध्वनि स्रोतों के प्रदूषण में कमी, फसलों की कटाई में कमी, या लोहे के उपयोग में कमी। तो याद रखिएगा क्योटो प्रोटोकॉल होता है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है ओआरएस का पूर्ण रूप होता है? तो याद रखिएगा ओआरएस का पूर्ण रूप होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। याद रखिएगा पानी की कमी को डिहाइड्रेशन कहा जाता है और उस कमी को पूरा करने के लिए रिहाइड्रेशन किया जाता है, कहा जाता है, जो कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन यानी कि ओआरएस द्वारा पूरी की जाती है। अगला प्रश्न है भोजन कितने डिग्री सेल्सियस पर सुरक्षित रहता है? तो याद रखिएगा 5 डिग्री सेल्सियस पर भोजन सुरक्षित रहता है। 5 से कम में भी कुछ समय के बाद खराब होने लगता है, 5 से ज्यादा टेम्परेचर पर भी खराब होने लगता है। अगला प्रश्न है इवेंजेलिस्टा टोरिसेली किसके आविष्कारक है? तो याद रखिएगा यह प्रश्न काफी पूछा जाता है, लेकिन इस तरह से पूछा जाता है कि बैरोमीटर के आविष्कारक कौन है। याद रखिएगा इनके नाम से पूछने के चांस कम है, लेकिन यह प्रश्न अधिकतर आता है कि बैरोमीटर के आविष्कारक कौन है। तो याद रखिएगा इवेंजेलिस्टा टोरिसेली बैरोमीटर के आविष्कारक है और बैरोमीटर का उपयोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक द्विआधारी यौगिक है? तो याद रखिएगा NH3 अमोनिया का सूत्र होता है, जो कि एक द्विआधारी यौगिक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा अमोनिया। पानी आप सभी जानते हैं H2O। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट के बीच सही संबंध दिखाता है? तो दोस्तों सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के बीच सही संबंध दिखाता है C इज इक्वल टू 5/9 प्लस F प्लस 32। याद रखिएगा इस फॉर्मूले से आप सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में या फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में परिवर्तित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉनिक कचरे को संदर्भित करता है जिसमें ऑप्शन है खतरनाक अपशिष्ट हो, कंप्यूटर अपशिष्ट हो, ई अपशिष्ट हो, या प्लास्टिक अपशिष्ट हो। तो ऑप्शन तो चारों इसके लगभग सेम है, खतरनाक अपशिष्ट भी होता है, कंप्यूटर अपशिष्ट भी होता है, लेकिन ई अपशिष्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट के अंदर यह दोनों ऑप्शन आ सकते हैं और प्लास्टिक अपशिष्ट भी ई अपशिष्ट के अंतर्गत आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, ई अपशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक कचरे को संदर्भित करता है। अगला प्रश्न है MS वर्ड 2007 में वर्ड आर्ट विकल्प कहां रहता है? याद रखिएगा वर्ड एवं पावर पॉइंट और एक्सेल से सबसे ज्यादा एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। और याद रखिएगा MS वर्ड 2007 की भी बात की जा रही है, तो वर्ड आर्ट इंसर्ट मेन्यू में रहता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है MS एक्सेल में रिकॉर्ड को अल्फाबेटिकली लगाने के लिए काय का या किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं सॉर्ट ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी रिकॉर्ड को अल्फाबेटिकली लगाना है, आपने देखा होगा ऐसा लिखा रहता है A to Z, इस तरह से इस पर क्लिक करेंगे या सॉर्ट रहता है तो यह अरेंज हो जाती है। अगला प्रश्न है मेन साइट से बोगस साइट की तरफ नेटवर्क ट्रैफिक को भेजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा अगर मेन साइट से बोगस साइट तरफ नेटवर्क को भेजना है तो उसे फार्मिंग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, फार्मिंग। अगला प्रश्न है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में पीसीस किसके मेंबर होते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा पीसीस डोमेन के मेंबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, डोमेन। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी एक ओएसआई मॉडल की तीसरी लेयर है या थर्ड लेयर है? तो याद रखिएगा ओएसआई मॉडल में कुल 7 लेयर होती हैं। किसी दिन एक सेपरेट क्लास में पूरे को डिस्कस कर दूंगा। और याद रखिएगा नेटवर्क लेयर तीसरी लेयर होती है ओएसआई मॉडल में। ओएसआई का पूर्ण रूप होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, याद रखिएगा। किसी दिन एक सेपरेट वीडियो में इसे पूरा डिस्कस कर दूंगा। अगला प्रश्न है रिमोटली किसी डिवाइस से जुड़ने में कौन सी प्रोटोकॉल प्रयोग होती है? रिमोटली यानी दूर से किसी डिवाइस में जुड़ने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? तो याद रखिएगा इस प्रोटोकॉल का नाम है टेलनेट। और याद रखिएगा टेलनेट का पूर्ण रूप होता है ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है बायोमेट्रिक एक
किसका उदाहरण है? तो आप सभी जानते हैं बायोमेट्रिक एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, जिससे फिंगरप्रिंट आपने देखा होगा एग्जाम में या कहीं लॉगिन करने के लिए, अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक का प्रयोग किया जाता है, जिससे फिंगरप्रिंट इनपुट होकर डिवाइस में जाते हैं। इसका सही जवाब होगा इनपुट डिवाइस। अगला प्रश्न है, एक आदमी 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। दोस्तों रीजनिंग का प्रश्न है, और याद रखिएगा कितना भी सरल अगर डायरेक्शन का प्रश्न है तो बिना डायरेक्शन चार्ट बनाए इसे सॉल्व नहीं करना है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जनरली होता है कि रीजनिंग के क्वेश्चन देखने से ऐसा लगता है बिना सॉल्व करे बन जाएंगे, और गलत हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो डायरेक्शन बनाइए। एक आदमी 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तो ये पॉइंट है, यहां से 3 किलोमीटर चला दिया पूर्व की ओर, और दक्षिण की ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, यानी 4 किलोमीटर चला दक्षिण की ओर, दक्षिण यानी कि नीचे की ओर। वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? इधर से चला था तो ये चला 3 किलोमीटर, ये चला 4 किलोमीटर, तो यहां से यहां पूछा है। और याद रखिएगा अगर इसमें इस तरह से पूछा जाए कि उसने कुल कितनी दूरी तय करी, तो होता फिर चारों तीन को जोड़ देते 7, लेकिन आरंभिक दूरी से पूछा है तो इसमें लगाएंगे पाइथागोरस। तो ट्रिपलेट्स आपको याद होगा 3 4 5 होता है ट्रिपलेट्स, और ना भी आए तो पाइथागोरस लगा देना। 9 16 25, इसका सही जवाब होगा 5 किलोमीटर है भाई अपनी प्रारंभिक दूरी से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का युग्म चुनिए। तो सबसे पहले तो इसमें आप अगर इस तरह के प्रश्न आए तो सबसे पहले देखिएगा कि यह किसी के क्यूब या स्क्वायर नहीं है, तो देख के लग रहा है कि नहीं है, पहली नजर में आप समझ गए। फिर देखिए आपस में विभाज्यता का नियम फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो 6 चौको 24 पूर्णतः विभाज्य है, 12 सत्ते 84 पूर्णतः विभाज्य है, 16 90 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। इसके अलावा लास्ट वाला भी देखिए, 22 अट्ठे 176, तो यह भी पूर्णतः विभाज्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 16 90 से पूरी तरह से विभाज्य नहीं है, सॉरी 90 16 से विभाज्य नहीं, मतलब दूसरी संख्या पहली संख्या से पूर्णतः विभाज्य है बाकी तीन में, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में ऐसा नहीं है, तो सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि जी लास्ट में इधर पर क्या आएगा। श्रृंखला में सबसे पहले तो आप इनकी प्लेस वैल्यू आपको याद करना काफी जरूरी है। उसके बाद इनका बीच का आप देखिए डिफरेंस, b+2 करेंगे तो d आएगा, d+3 करेंगे तो g आएगा, g+4 करेंगे तो k आएगा, k+5 करेंगे तो p आएगा। इसी तरह से सेकंड का अंतर देखिए, +2 करेंगे तो 4 आएगा, +3 करेंगे तो 7 आएगा, +4 करेंगे तो 11 आएगा, +5 करेंगे तो k आएगा। लेकिन यहाँ y और w में आप देखिए उल्टा कनेक्शन है, -2 करेंगे तो W आएगा, -3 करेंगे तो T आएगा, T-4 करेंगे तो P आएगा, और P-5 करेंगे तो K आएगा। इसी तरह से इसको आगे बढ़ाना है तो +5 करके P आया था, तो +6 करेंगे अगर तो P+6 होता है V, 16 + 6 होगा 22 22, और K -6 करना है, K से अगर -6 करेंगे तो आएगा E, मतलब V22E इसका सही जवाब होगा, V22E। इस तरह के प्रश्न दोस्तों आप प्लेस वैल्यू याद करिएगा और प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आपको इसमें इसका आंसर ऑप्शन देख के ही समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक अन्य से भिन्न है, तो भिन्न को ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपको वही प्लेस वैल्यू याद होना जरूरी है। T से +2 करेंगे तो F आएगा, F से +3 करेंगे तो M आएगा, सॉरी I आएगा, और I से +4 करेंगे तो M आएगा, फिर H से +2 करेंगे तो J आएगा, फिर J से फिर इधर +2 हो रहा है, और फिर आ रहा है +3। तीसरे में देखते हैं, Q से +2 करेंगे तो S आएगा, S से +3 करेंगे तब V आएगा, और V से +4 करेंगे तो Z आएगा। इसी तरह से I से +2 करेंगे तो K आएगा, K से +2 करेंगे +3 करेंगे तब N आएगा, और N से +4 करेंगे तो R आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। बाकी सब में 2 3 4 2 3 4, लेकिन सेकंड वाले में आ रहा है 2 2 3, प्लेस वैल्यू का डिफरेंस, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है,
सिलेंडर का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्या 13.5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर है। दोस्तों काफी अच्छा प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न आने की काफी संभावना रहती है। सबसे पहले तो देखते हैं गिवन क्या दिया है। त्रिज्या यानी कि रेडियस दिया है 13.5 और हाइट दी है 7.5 सेंटीमीटर। तो सीधा फॉर्मूला रख देंगे, सिलेंडर का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr² प्लस 2πrh। इन दोनों में से 2π बाहर ले सकते हैं अपन, तो 2π अंदर बचेगा, 2π और r भी है तो 2πr ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा एक r a और h, तो r प्लस h। इनकी वैल्यू रख देंगे। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस दी है 13.5 13.5, ब्रैकेट के अंदर 13.5 प्लस 7.5, ये अंदर तो हो जाएगा 21। अपने पास बचेगा 2 इंटू 22/7 इंटू 13.5। अब जो जो कट रहा है उसे काट देते, सबसे पहले 7 से काट देंगे 21 3 बार। अब इसका करेंगे इंटू, तो सबसे पहले पॉइंट वाले को इससे करिएगा, या 2 से कर देते तो ये हो जाएगा सीधा 26 और 1 27, 27 इंटू 3 इंटू 22, ये हो जाएगा 81 इंटू 22, इंटू करेंगे तो आएगा तो 1782 इसका सही जवाब होगा। 1782 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है 1782, सिलेंडर का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। इस तरह वाले क्वेश्चन में तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद करना जरूरी है, बाकी इतना कैलकुलेशन तो बन ही जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि इस स्थान पर पूछा गया क्या आएगा। तो सीरीज का प्रश्न है और सीरीज में प्रैक्टिस से ही आपको क्लियर होगा। इसमें आप देख सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में दी गई है सीरीज, यानी कि बढ़ते से घटते क्रम में। तो सबसे पहले तो इस तरह के प्रश्न में आप निकालिएगा इनके बीच का डिफरेंस। 600 में से 519 को माइनस अगर अपन करते हैं तो आएगा 81 81। के बाद यहाँ का दिया नहीं है, मतलब इन दोनों का नहीं आ पाएगा, तो ये एक स्पेस कर देते खाली। 406 में से 370 अगर माइनस करेंगे तो आएगा 36 36। 370 में से 345 को अगर माइनस करेंगे तो आएगा 25। 345 में से 329 को अगर माइनस करेंगे तो आएगा 16। इनके बीच का डिफरेंस, और ये वाला अपने को स्पेस देखना है। अब इसमें अगर आपको एक चीज कॉमन दिख रही हो तो 81 होता है 9 का स्क्वायर, 36 होता है 6 का स्क्वायर, 25 होता है 5 का, 16 होता है 4 का, आप सभी जानते हैं। अब सीरीज में यहाँ 81 के बाद एक स्टेप अगर आएगा तो अपन को चाहिए 8 का स्क्वायर, जो कि होता है 64 64। अब इन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस 81 था तो इसमें अगर 64 माइनस करेंगे तो ये बीच वाली संख्या आ जाएगी। इन दोनों के बीच का 81, तो इन दोनों की मतलब इसके और क्वेश्चन मार्क के बीच में है 64। तो 519 में से अगर 64 माइनस करेंगे अपन तो आएगा 455। 455 में से अगर अपन 406 को माइनस करेंगे तो आएगा 49। मतलब 49 होता है, ये क्रॉस चेक हो गया है, 49 होता है 7 का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 64 8 का स्क्वायर, यानी कि 455 सही है। मतलब इसे आप एक स्टेप में ही कर सकते थे, 81 के बाद 64 में क्लियर हो गया था कि 455 आएगा, और अगर वेरीफाई करना है क्रॉस चेक करना है तो अगले से ही माइनस करके देख लिया तो 7 का स्क्वायर आ गया। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। और एग्जाम में आपको इतना डिटेल में नहीं करना हो तो एक नजर में आपको क्लियर हो जाएगा कि इनके बीच का डिफरेंस देखा, शुरू के इसमें 81 आया, लास्ट के इन दो में आ गया 36 25, देख के समझ में आ जाएगा कि स्क्वायर है ये। तो 9 का स्क्वायर है, 8 का और 7 के स्क्वायर के बीच का डिफरेंस देखना था बस। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 11 लीटर दूध में 6 लीटर पानी मिलाता है और दूसरा व्यक्ति 8 लीटर दूध में 9 लीटर पानी मिलाता है, तो दोनों मिश्रणों में दूध की मात्रा का अनुपात क्या होगा। काफी सरल प्रश्न है, एक तरफ लिख लेते हैं दूध यानी कि मिल्क और एक तरफ पानी वाटर। तो 11 लीटर दूध में 6 लीटर पानी मिलाता है, तो जो 11 लीटर है
6 लीटर पानी, पहला व्यक्ति, और दूसरा व्यक्ति 8 लीटर दूध में 9 लीटर पानी मिलाता है। अब पूछा गया है तो दोनों मिश्रणों में दूध की मात्रा कितनी होगी। एक मिश्रण ये है, एक मिश्रण ये है, दोनों में दूध की मात्रा होगी 11:8। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। कई बार मतलब सिर्फ लैंग्वेज आपको समझ में आ जाए क्वेश्चन की तो आंसर एक बार में क्लियर समझ में आ जाता है। अगला प्रश्न है, एक मिश्रण में सिरप और पानी का अनुपात 3:1 है, तब इस मिश्रण में सिरप का प्रतिशत ज्ञात करें। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, एक तरफ सिरप, एक तरफ दिया है पानी, 3:1 है, इस मिश्रण में सिरप का प्रतिशत करें। इन दोनों का टोटल होगा 4 यानी कि 100%। तो 3% की वैल्यू होगी 75। एक तो ये हो गया ऑप्शन, या फिर जिसका पूछा है यानी कि 3 और अपॉन में 4 टोटल आता है, तो 3/4 यानी कि इसकी वैल्यू भी 75% होती है। और भी अगर इसे सॉल्व ना कर पाए तो इसको 100 से करके देख लीजिए, इसे काटेंगे तो यहाँ आएगा 25, 25 3 75, मतलब हर हिसाब से इसका सही जवाब होगा 75। और एक नजर शॉर्ट में देखिएगा, मतलब अगर 4 हिस्से हैं किसी चीज के, 3 हिस्सा सिरप है और 1 हिस्सा पानी है, तो वो 1 हिस्सा यानी कि 25% और 3 हिस्से यानी कि 75% सिरप, सही जवाब। अगला प्रश्न है, रवि के पास 18 किलोमीटर के लिए 1.5 सेंटीमीटर वाला रोड मैप है, तो उस सड़क पर वह 72 किलोमीटर चलता है, तो उस मैप पर तय की गई दूरी कितनी होगी। यानी कि एक मैप है और एक एक्चुअल दूरी है, तो अगर वह 18 किलोमीटर में 1.5 सेंटीमीटर वाला रोड मैप है उसके पास, तो अगर एक्चुअल की बात करी जाए तो 18 से वह चलता है 72, और 1.5 सेंटीमीटर वाला रोड मैप है उसके पास, तो मैप में पूछी गई ये दूरी यानी कि इस एक्स की वैल्यू पूछी गई, अगर इसे एक्स मान लेते हैं, 18 से वह 4 गुना चला, तो मैप में भी 1.5 से 4 गुना चलेगा यानी कि 6 चलेगा, 6 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। एग्जाम में आपको इतना लिख के नहीं करना ये सब, 18 चौको 72 तो 1.5 चौको 6, सीधा आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 6 सेंटीमीटर वह मैप पे चलेगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति पहले दिन 1 किलोमीटर चलता है, दूसरे दिन 2 किलोमीटर नहीं चलता, तीसरे दिन 3 किलोमीटर चलता है, इसी प्रकार आगे भी चलता है, तो बताइए 10 दिन में वह कितनी दूरी तय करेगा। यहां नहीं होगा, दूसरे दिन भी वह 2 किलोमीटर चलता है, यानी कि दिन के हिसाब से चल रहा, पहले दिन 1 किलोमीटर, दूसरे दिन 2 किलोमीटर, तीसरे दिन 3 किलोमीटर, चौथे दिन 4 किलोमीटर, मतलब, और 10 दिन तक चला, तो 1 से लेकर 10 तक या तो लिख के आप टोटल कर दीजिए, या याद रखिए 1 से लेकर 10 तक का टोटल होता है 55। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी दिल्ली पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट की पहली क्लास। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी और उपयोगी साबित होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक अथर्व एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और इसके अलावा दोस्तों जीएस की अलग से क्लासेस भी चैनल पर चल रही हैं, तो उन क्लासेस को भी एक बार जरूर देखिएगा, जिसमें हाल ही में अभी मैंने 4 से 5 क्लासेस इतिहास से संबंधित डाली हैं, जिसमें भारतीय प्राचीन इतिहास से संबंधित कुछ काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया है। तो एक बार आप वह क्लास भी प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। जल्दी ही फिर मिलता हूं अपनी अगली क्लास के साथ। धन्यवाद दोस्तों।